हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मनीष और आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएमपी स्टडी वाला पर स्वागत है। तो जैसे कि हमारी 12th की सीरीज चल रही है आईएमपी सीरीज, जिसमें यूनिट 2 पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं इसका एक पार्ट बना चुका हूं यूनिट 2 का ही, जिसमें 10 क्वेश्चन मैंने डाले हैं। तो आप वो भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम अगले क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और आज हम सारे क्वेश्चन इस यूनिट 2 के पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो 10 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, यानी कि मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन डाल रखे हैं पार्ट 1 में, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसमें देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन 11 से आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको, ठीक है, कि सपने तो सभी देखते हैं, या आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। सपनों को सच करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगी आपको, और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। तो शुरुआत 12th से करें, अच्छे से पढ़कर, ताकि पूरी लाइफ आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। वरना 12th में परसेंटेज बिगड़ जाएंगे तो आधे तो लोग आपको मार डालेंगे ये बोलकर कि तू कुछ नहीं कर पाया, और अपने आप में भी आप ये समझेंगे कि आप में इतनी काबिलियत नहीं है। तो अच्छे से पढ़े और अच्छे नंबर से पास हो। ठीक है, तो बिना विलंब के हम अगले क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं बात करूं सेल की, इलेक्ट्रिक सेल की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक सेल को अगर देखना चाहें तो हम सेल को देख सकते हैं। इस प्रकार से आता है सेल, देखा है ना आपने। तो सेल इस प्रकार से आता है, तो आपने देखा होगा कि उसमें एक जो है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक जो है नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इसकी मदद से बल्ब भी जलाया जा सकता है। यानी कि ये एक केमिकल है और इससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि भैया जो हमारा सेल है, इलेक्ट्रिक सेल, वो क्या होता है। तो ये देखो, अंदर से आप देखेंगे तो ये ग्रेफाइट की रोड होती है इसके अंदर सेल में। ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, और ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और कार्बन, ये कुल मिलाकर अंदर इसमें होते हैं। ये इंसुलेटेड होता है, यानी कि जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एयर स्पेस। कुल मिलाकर ये एक फॉर्मेशन है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये इस प्रकार से केमिकल यहाँ पर बाउंडेड है इसके चारों तरफ। तो इसके डेफिनेशन पर अगर हम नजर डालें, है ना, तो डेफिनेशन क्या होगी। सिंपल सी डेफिनेशन होगी। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी कि इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब केमिकल एनर्जी की मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। बस सिंपल सा यही क्वेश्चन था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल। तो वो मैंने आपको सिंपल सी भाषा में डिफाइन कर दिया। कितने नंबर में पूछा गया क्वेश्चन, तो वो भी हम देख लेते हैं कि कितने नंबर में पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात। तो आप देखेंगे तो ये लगभग 1 नंबर का होगा, इससे ज्यादा का नहीं है। 2021 का क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। Establish द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट डेंसिटी। हिंदी मीडियम के लिए अगर आपको चाहिए, हिंदी मीडियम को किसी को, तो वो मुझे कमेंट में बता दें, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करेंट डेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने समझा था इससे पहले। करेंट डेंसिटी क्या होता है। तो करेंट डेंसिटी बेसिकली अगर हम समझें करेंट डेंसिटी के बारे में, ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है। देखो, ये करंट डेंसिटी है। इट इज डिफाइंड बाय द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट पास हो रहा है। अब मैंने आपको बता रखा है, फिजिक्स में हम यूनिट वर्ड ही यूज करते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि 2 मीटर स्क्वायर 3 मीटर स्क्वायर, एक यूनिट मानकर चलते हैं। कुछ भी हो सकता है यूनिट में। तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब वो एरिया जिससे करंट पास हो रहा है, पूरा नहीं। क्रॉस सेक्शन यानी कि वो एरिया जिससे पास हो रहा है। जैसे कि अभी आप जहां पर भी बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप जिस एरिया में बैठे हैं वो आपका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्योंकि आप उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे हॉल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप बैठने के लिए। क्लियर हो गई बात। तो इसी प्रकार इट इज डिफाइंड बाय द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब वो एरिया जहां से करंट पास हो रही है यूनिट एरिया से। इट इज डिनोटेड बाय जे, इट्स एसआई यूनिट, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशन फॉर्मूला, है ना, ये लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। समझ गए आप मेरी बात। आप फॉर्मूला से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड बाय द रेशो ऑफ द करेंट टू क्रॉस सेक्शन एरिया, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आगे भी आएगी तो वहां देख लेंगे। फिलहाल आप करंट डेंसिटी समझ गए कि यूनिट चार्ज, यूनिट एरिया पर कितना करंट है एज अ करंट डेंसिटी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, और नहीं भी तो रिसर्च नहीं करना है, इसको याद रखना है एज इट इज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात। अब अगर हम देखें, है ना, इसमें आपका
जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और इसमें अगर रिलेशन देखें तो ये देखो, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ये इसमें इतना कुछ लिखा हुआ है। लेट कंसीडर अ कंडक्टर इन विच बैटरी बी के, है ना, ये कुल मिलाकर हमने ये सब अज्यूम किया है। तो ये तो पहले भी लिखते हैं, डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले लिखते हैं हम, ठीक है। इस प्रकार से नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन माना, है ना, सिंस एन ए एल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और एरिया का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होता है। तो इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये एल वॉल्यूम होता है, तो पर यूनिट के हिसाब से डिवाइड में जाएगा, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमने डेरिवेशन सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया तो अच्छी बात है। आपको पता होगा क्वांटाइजेशन के चार्ज के हिसाब से फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी कैपिटल एन की। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया, ये सिंपल तरीके से। एक और सिंपल तरीका है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, डेरिवेशन है ना इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप नहीं भी लिखे तो मैंने एक इमेज डाउनलोड की है, जो आपके कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स के हिसाब से मैं आपको एक आंसर बताता हूँ, उसको आप राइट कर सकते हैं, वो सफिशियंट है आपके लिए। ये देखेंगे आप, तो यहाँ पर लेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इस प्रकार से एक सिंपल कंडक्टर बना दो, टोटल लेंथ ये है, ठीक है, इज एल, एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, n is the number of, and let n is the number of electron are present per unit volume of the conductor। तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो एन ई वी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो वहाँ पर रख दिया आपने, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर हम प्राइम टेकन कर रहे हैं एल अपन में डी, खैर अभी ये क्या है इसको छोड़ो। तो यहाँ पर आप जो है देखेंगे तो कुल मिलाकर नेट चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, तो एन ई एल, क्लियर हो गई बात, एन ई एल हो गई। और जिसके बाद फिर यहाँ पर आप इस फॉर्मूले में क्यू की वैल्यू रख देंगे, तो क्यू की टोटल वैल्यू आपने रख दी, क्यू की टोटल वैल्यू आपने क्या रख दी, एन ई, यहाँ पर एन ई, और ये आपका ए एल, और ये वी डी, ठीक है। यहाँ से एल की वैल्यू भी रख दी है साथ में। तो इस प्रकार से आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये अगर आपको ये समझ में आया तो ये भी अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप जो है यहाँ से भी देख सकते हैं, ये वाला जो डेरिवेशन मैंने करवाया है, हमने सब कंसिडर कर लिया है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन मान लिया, एन की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से चार्ज क्यू वी डी इज इक्वल टू एल अपन में टी होता है ना, आपको भी पता होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपन में टाइम, तो उस हिसाब से हमने यहाँ से टी की वैल्यू निकाल ली, वी अप 1 अपन में वी डी, और ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमने टी की वैल्यू रख दी है, एल से एल कैंसिल हो गया और वी डी ऊपर चला गया, सिंपली रिलेशन आ गया करेंट डेंसिटी, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर सॉरी एक बार देख लेता हूँ डेरिवेशन में, डेरिवेशन में क्या क्वेश्चन पूछा था, एक सेकंड रुक जाइए आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेलोसिटी एंड करेंट में, है ना, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन रिलेशन, सॉरी इसका आंसर यहाँ पर ये नहीं आएगा, है ना। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, हमको करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो है रिलेशन बताना है। तो उसके लिए देख लेते हैं इसका रिलेशन करवाया हूँ या नहीं मैं, इससे ऊपर होगा ये, ठीक है। तो आप करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बताना चाह रहे हैं, तो इस एरिया को नीचे भेज दो, तो आई अपन में क्या आ जाएगा, ए, आई अपन में क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि इसका पर्टिकुलर रिलेशन नहीं है। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है आपका, ये क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, आई अपन में, तो आई अपन में ए के हिसाब से अगर ये रिलेशन आप यहाँ पर देखेंगे तो रिलेशन में यहाँ पर ये जो डेरिवेशन फुलफिल हुआ है ना, ये जो डेरिवेशन है जो यहाँ पर फुलफिल हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर डेरिवेशन, ये ए को नीचे भेज दो, तो जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन वी
समझ रहे हैं ना, VDE ये आ जाएगा कि नहीं, तो ये काय में रिलेशन आ गया, ये आपका रिलेशन आ जाएगा। किस में आ जाएगा रिलेशन, ये रिलेशन आ जाएगा आपका ये इस प्रकार से, आई अपन में को क्या रख दोगे जे, तो ये आपका आ गया करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। समझ गए आप, तो सेम टू सेम वैसे ही करना है, लास्ट में ए को डिवाइड में भेज देना करंट के, और जे की वैल्यू निकालना, जे बराबर वो हो जाएगा, तो इस प्रकार से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसमें आपका रिलेशन बैठ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट से बताएं, मैं उसका आपको डेरिवेशन करके और इस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो देखें अगर हम, तो क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। हिंदी में देखेंगे तो नियमों का चित्र सहित समझाइए। तो अब ये जो दो लॉ है ये तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ। दो लॉ, एक तो करंट का था, टोटल करंट जीरो होता है, एक क्या था, वोल्टेज का था, टोटल वोल्टेज जीरो होता है। हम देखें 4 नंबर के हिसाब से दो दो नंबर में दोनों पूछे गए हैं, तो यहाँ पर इसको अगर देखें तो ये आपको अगर समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो मैं पढ़ के बता देता हूँ किरचॉफ्स लॉ क्या है। किरचॉफ्स लॉ वाज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1845। द फिजिसिस्ट गॉस्टव किरचॉफ्स, किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या बताया गया है, जंक्शन पॉइंट है, आपको पता है जितना आ रहा है उतना जा रहा है ना, इक्वल होता है हमेशा, यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो आप इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इन अ नोड इन अ जंक्शन, लिख सकते हैं इन अ जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, इन अ जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, यहाँ पर ही लिख सकते हैं। वोल्टेज के बारे में पहले भी समझा चुका हूँ, यहाँ पर भी वैसे ही लिखा हुआ है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। तो आप इस प्रकार से 4 नंबर में, मतलब कि दो दो नंबर के क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आ सकते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें याद रखें, पहले भी समझा चुका हूँ, है ना। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप पहले वीडियो भी देख सकते हैं। तो इतना अभी के लिए काफ़ी है, आप इन्हें इस तरह से लिखें, मैं पहले भी समझा चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, अब जिसके बाद फिर एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ चुका है, लेकिन यही क्वेश्चन आप देखेंगे तो एक बार और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में भी ये देखो 2022 में 3 नंबर का पूछा गया है, और 2018 में ये 4 नंबर का पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं ना कि 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं समझाने वाला नहीं हूँ, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, आप समझेंगे तो। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो इसका आंसर अगर हम देखना चाहें तो देख लेते हैं, जहाँ पर भी अपना अगर देखें तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, बस 3 नंबर के हिसाब से ये बेस्ट आंसर है। देखो क्या, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो इन अ सेल of EMF of internal resistance R connected to an external resistance R, then the circuit has total resistance R plus R, then the current I इस circuit is given by, बस सिंपल I is equal to याद रखो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर हुआ तो E की वैल्यू निकल गई, और हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I इंटू आर, या फिर एक और फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू आई आर। बस सिंपल सी बात है, तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व करने पर जब आप v की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पर जो है जनरली e का जो एक फॉर्मूला होता है, इसमें आप e की वैल्यू पुट करोगे तो और आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अगर इसको देखें कि कैसा सॉल्व हुआ, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन मैंने करवाया है, तो देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, लेट कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर अज्यूम कर लिया, यहाँ से ये फिगर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, मैं जूम आउट अगर करूँ तब भी शायद नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो भी है ये डायग्राम नहीं भी बनाया तो 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप सिर्फ यहाँ से इतना समझिए कि फिगर से v प्लस वी स्मॉल एल ये होता है, और v इज इक्वल टू हमें पता है कि आई आर होता है, और वी एल इज इक्वल टू होता है आई आर। ये एक्चुअल में किसी सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, समझ में आ गई, ये किसी सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जाना भी जाता है, इंटरनल करंट है। तो वी एल एज ए लिक्विड, और यहाँ पर
ये बाहर का रेजिस्टेंस है आई आर जो हमने पढ़ा है। तो अगर हम देखेंगे तो टोटल कितना होगा, तो इतना होगा, यहाँ से आई बाहर आएगा और इस प्रकार हमने देखा कि आप देखोगे तो ये आई की वैल्यू निकल गई और यहाँ पर आप V बाय आर इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस 1 ये हो सकता है, इसका फॉर्मूला होगा ये। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आपने ये बाहर ले लिया और इस प्रकार से इसको सॉल्व किया। ये देखोगे यहाँ पर तो ये आर दोनों में है तो आर कॉमन आ गया, आर दोनों में कॉमन आ गया, आर को नीचे भेज दिया आई में कन्वर्ट हो गया, आई की ये वैल्यू आ गई, या फिर इसको इधर भेज दो तो ये वी की वैल्यू निकल गई। बस आ गया रिलेशन बिटवीन तीनों में। समझ में आ गई बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, 3 मार्क्स में पूछा जा चुका है 2022 में। निवेदन है ये क्वेश्चन आप करें, है ना, और जो डाउट हो वो मुझे आप बताएं, मैं आपको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। अगर ये किसी को समझ में नहीं आया ये डायग्राम तो आप मुझे बता दें वीडियो के माध्यम कमेंट के माध्यम से, मैं एक वीडियो इसका बनाकर अपलोड कर दूंगा। और अगर नहीं तो आपको ये करना है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, ये तो आएगा नहीं एग्जाम में, कैंसल है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आपको वैसे भी पता है, हम इसको सिंपल भी डिफाइन कर सकते हैं, V बाय आर होता है रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर, तो आर की वैल्यू क्या होगी, V अपन में आर। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड बाय द रेशो ऑफ द वोल्टेज पर यूनिट वोल्टेज टू करंट, इट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। और भी कई तरीके ये अपोज करता है करंट के मार्गों को। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, द अपोज अपोजिशन टू फ्लो, अपोजिशन ये कुछ और नहीं लग रहा, ऐसा लिख सकते, द अपोज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, या फिर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। बस ये इसकी यूनिट आ गई, ओम इनटू मीटर, इनटू मीटर नहीं है, ये ओम लिखा हुआ है सिर्फ, है ना, तो ये इसकी यूनिट आ गई। एक क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ है आप एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन जरूर ऐड कर लेना, व्हाट इज कंडक्टेंस, ये एग्जाम में आ सकता है, फुल प्रोबेबिलिटी कि व्हाट इज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो होता है इसको डिफाइन करते हैं सिंपल टर्म में, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यूनिट हो सकती है इसकी सीमेंस और महो, यूनिट क्या होगी, सीमेंस और महो। याद रखें स्टूडेंट, ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगर फिर इसको और भी देखें अगर हम, तो अगर देखें तो यहाँ पर भी लिख रखा है, द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट टू करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट। बस ये सिंपल सा है, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। अब अगर अगला क्वेश्चन देखें हम, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो देखो ऐसा है कि ये रेजिस्टेंस वैल्यू फिक्स है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग तरह के अलग अलग होते हैं। अगर हम इसे नेट पर देखें तो नेट पर भी देख सकते हैं, ठीक है। नेट पे अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम का इतना होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2.65 फिक्स है ये, क्लियर हो गई बात। और कंडक्टिविटी ये तो अलग चीज़ है, टंगस्टन का, आयरन का, प्लेटिनम का, है ना। यहाँ पर आप चाहें तो इसकी टेबल देख सकते हैं, सबसे ऊपर किसको रखा गया है, सिल्वर को रखा गया है, फिर किसको रखा है, कॉपर को, फिर कॉपर, एनिलिएटेड, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन, प्लेटिनम, ठीक है। तो ये इनके एक फिक्स्ड वैल्यू है जो फिक्स्ड होती है, वो 10⁻⁴ इस फॉर्म में चल रहा है। उसका यूनिट भी ओम इंटू मीटर होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो है रेजिस्टेंस जो है उसी से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो इसके फॉर्मूले भी अगर हम देखें जनरली तो देख सकते हैं यहाँ पर, इससे पहले जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस में आपको बस एक बात याद रखनी है, रेजिस्टेंस में क्या बात याद रखनी है कि रेजिस्टेंस जो है वो ये होता है एक्चुअल में, आप अगर देखें तो इट इज डिफाइंड बाय द रेशो ऑफ द पोटेंशियल और वोल्टेज टू करंट, है ना, पोटेंशियल और वोल्टेज टू करंट, सिंपल सी बात है, सिंपल से शब्दों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऐसा यूनिट भी लिख रखा है, डायमेंशन फॉर्मूला याद रखें, ओम इसका यूनिट होता है, वोल्टेज अपन में
एम्पियर भी एक यूनिट होता है। फैक्टर्स याद रखें, निवेदन है, फैक्टर्स आ सकते हैं एग्जाम में। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, बिल्कुल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, ये पता है आपको, है ना। फिर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, तो क्या लिखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, बिल्कुल जितना ज़्यादा मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर के भी सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल और मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो इस प्रकार जो है ये 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है, क्या लिख रखी है, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ 1 मीटर क्यूब is known as specific resistance. It is noted by rho and its SI unit ohm into meter और वोल्टेज इंटू मीटर अपॉन में एम्पियर, यहाँ पे कट गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको और तोड़ सकते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये है। अब 1 मीटर एम्पियर क्यूब का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कैसे, तो वो देखो आप। तो एरिया मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ कितनी 1 मीटर स्क्वायर है, ये फॉर्मूला होता है इसका बेसिकली। तो एरिया में ये कैंसिल हो गया, तो आप देखोगे 1 मीटर ऊपर बच गया और ओम इंटू मीटर आ गया, तो ये आर जो है वो आपके एप्सिलॉन के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ 1 मीटर क्यूब इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। कुल मिलाकर 1 मीटर क्यूब के मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वही आपका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होगा। इस सिंपल से फॉर्म में इसको इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। ये कुछ लिखे हुए हुए 1.6 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर सिल्वर का होता है, फिर कॉपर का इतना होता है, एल्यूमिनियम का इतना होता है, टंगस्टन का, फिर निकिल का, ठीक है। और इन दोनों में डिफरेंस भी लिखा हुआ है। इट इज डिफाइंड बाय द बैरियर इन द पाथ ऑफ करंट, बिल्कुल करंट के पाथ में जो बैरियर उत्पन्न हुआ, जो बाधा उत्पन्न हुई, उसे ही रेजिस्टेंस कहा जाता है। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को अगर डिफाइन करें तो द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका ऐसा यूनिट ये है, इसका यूनिट ये है। इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में, तो 3 पॉइंट आपको कम से कम लिख के आ जाना चाहिए। तो दोनों ही याद रखना कंपलसरी है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये भी। फिर भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, सिंपल सा है। इट इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ वायर, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। याद रखना है कि इसके फॉर्मूले में भले आपको यहाँ पर, ठीक है, एरिया और लेंथ दिख रही है, लेकिन ये एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये 1 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। ये काय पे डिपेंड करता है, तो ये पूरी तरह जो है मटेरियल पर डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात, ठीक है, कि अलग अलग मटेरियल का ये अलग अलग होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, और इनकी वैल्यूज यहाँ पर मैंने आपको बताई भी है। क्लियर हो गई बात, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। तो अगला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है, करंट डेंसिटी और ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में पहले समझा चुका हूँ, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और करंट डेंसिटी भी मैंने समझा दी है। तो इन दोनों में फिर भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ बचा है, मैंने लगभग सब समझा दिया। ये क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 17 सेम है, ठीक है। जिसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन भी मैं समझा चुका हूँ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक करंट याद हो तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, लेकिन यहाँ पर उसने सिंपल लिख रखा है करंट। तो इसका मतलब कि आपको वो जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, क्या पढ़ाया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो ये डेरिवेशन वहां पर आएगा, और उसमें आपको कुछ नहीं करना, सेम टू सेम वैसे ही करना है पूरा जो पढ़ाया है। लास्ट में जो है आपको ये ए को डिवाइड में नहीं भेजना है, क्योंकि ए को डिवाइड में भेज देंगे तो ये जे बन जाएगा, करंट डेंसिटी। लेकिन सिर्फ करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पूछा है तो आपको ये करके आना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया। 3 मार्क्स का देखो आपके सामने लिखा हुआ है, तो इजीली पूछा जा सकता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये मैं पहले ही बता दूं। तो इसमें बिल्कुल भी आप डिले ना करें, ये डेरिवेशन कर लें। रहा सवाल 1D ग्राफ का, तो 1D ग्राफ का लेवल डायग्राम अगर देखें तो लेवल डायग्राम बनाने को अगर आता है तो आप लेवल डायग्राम देख लेते हैं। लेवल डायग्राम कहाँ पर है, इस प्रकार से आता है इसका डायग्राम। तो ये डायग्राम आप याद रखें, इस प्रकार से आप बना सकते हैं डायग्राम, या इस प्रकार से ही बना सकते हैं डायग्राम, या परीक्षा अध्ययन का भी ये डायग्राम है, ठीक है।
आप इसे देख सकते हैं। जैसा बनाना चाहे वैसा डायग्राम आप बना के आ सकते हैं। लेवल डायग्राम अब किस तरह काम करता है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि वान डी ग्राफ जनरेट इन अ चार्ज सेपरेटर। फिर भी इसमें किसी को डाउट हो तो वो मैं अलग से वीडियो इसका बनाऊंगा वान डी ग्राफ जनरेटर का, ठीक है, तो आपको मैं उसमें पूरा डिटेल में समझा दूंगा, तो इसका आप टेंशन ना लें। इस प्रकार से आप देख सकते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर होता है। अगर इसका इमेज आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वान डी ग्राफ जनरेटर क्या है, इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। इसकी इमेज शायद मैंने डाउनलोड नहीं की क्योंकि मुझे समझाना ही नहीं था या तो मैं आज, पर फिर भी देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये वान डी ग्राफ जनरेटर है ना, ये साइंटिस्ट है ना, जे वान डी ग्राफ, है ना, तो ये इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्स में, तो आपको बस याद रखना है जितना पढ़ाया, ठीक है। क्योंकि वान डी ग्राफ जनरेटर का रहा सवाल तो 5 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स में क्या पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल पूछेगा, कोई 3 यूजेस पूछ लेगा, डिसएडवांटेज पूछ लेगा, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। यूजेस की बात करें तो यूजेस तो मैं यहाँ पर भी बता सकता हूँ, प्रिंसिपल यहाँ पर बता सकता हूँ, वर्क कैसे करता है यहाँ पर देख सकते हैं हम, ठीक है। यूजेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो ये यूज है ना, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ हाई पोटेंशियल ऑफ रेंज ऑफ फ्यू मिलियंस वोल्ट, है ना। इट इज़ यूज्ड एक्सिलरेट प्रोजेक्टाइल लाइक प्रोटॉन ड्यूट्रॉन विच हीट द टारगेट, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी ये भी इसमें भी यूज होता है। अब ये जो किस प्रकार से एक्सिलरेट करता है ये आपका साइक्लोट्रॉन में था, लेकिन साइक्लोट्रॉन सिलेबस से हट गया है, तो मैं इसको समझाना उचित नहीं समझता अभी। वैसे भी हमको रिसर्च नहीं करनी, उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इट इज़ यूज टू स्टडी कोलिजन ऑफ एक्सपेरिमेंट फिजिक्स, आपको पता ही होगा कोलिजन का मतलब टकराव, जो अल्फा पार्टिकल है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सच भीम आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, कैंसर के में उसमें भी इसका यूज़ हम करते हैं। तो वान डी ग्राफ जनरेटर की ये यूज़ है। तो फिर भी मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसका एक वीडियो बनाकर, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। जिसके बाद फिर वापस ये क्वेश्चन आ चुका है, देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ब्रॉड साइज, सॉरी ये तो ब्रॉड साइज ऑन पोजीशन, ये बहुत सिंपल वाला है, ठीक है। तो ये एक रह गया है, इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो ये यहाँ पर आ चुका है। वैसे इसको अगर देखना चाहें अपन तो यूनिट 1 में जो है इसको देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यूनिट 1 में इसका था, ठीक है, तो यूनिट 1 में नहीं था, ये यूनिट 1 के पार्ट 2 में था, तो ये तो पार्ट 1 है, चैप्टर 1 पार्ट 2 है। सेकंड मैं आपको बता दूं, देखिए स्टूडेंट ये है, ठीक है, आपका चैप्टर 2 यूनिट 1 में था, ठीक है। कोएक्सियल और एक्सियल पोजीशन का इसमें भी है, पोटेंशियल का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन कोएक्सियल और ट्रांसवर्स पोजीशन में ये ऊपर वाला जो था ये एक्सियल पोजीशन का था, तो एक्सियल पोजीशन में इसका आंसर ये आता है, लेकिन कोएक्सियल में 0 आता है इसका वैल्यू। सॉल्व करने पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये हमने अज्यूम कर लिया चीज़ें, ये डायग्राम है इसका, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू सेम होगी, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल ये भी सेम है, टोटल 2a है ना। पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकाली गई है, ये वाली वैल्यू, ये परपेंडिकुलर, ये बेस के हिसाब से निकल गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में हमने माइनस रख दिया और यहाँ पर माइनस के फॉर्म में एपी की वैल्यू रख दी, फिर प्लस की वजह से प्लस रख दिया, और दोनों टोटल को ऐड किया टोटल, तो माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये एक में माइनस नहीं लगा है, एक में माइनस आएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल, तो टोटल क्या आएगा 0 वोल्ट, टोटल क्या आएगा 0 वोल्ट। तो यही तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब देखेंगे तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मैं उसको पूरा दूर करने का प्रयास करूंगा। वरना ये हमारी 2 यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर ले। डाउट हो तो मुझे बताएं, पर्सनल नंबर पर मैसेज करें, मैं इसमें डाउट है। स्टूडेंट पास अच्छे से होना है, किसी भी तरह का डाउट नहीं रखना है, ठीक है। चाहे
कुछ भी हो जाए। तो बस अभी के लिए अपना इतना ही, इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाते, हम लगभग 30 मिनट तक पहुंच गया है। रहा सवाल ये किरचॉफ्स लॉ, तो 3 मार्क्स में पूछा गया था, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये मैं बता चुका हूँ ऊपर। तो निवेदन है कि आप इसे पढ़ें, जो डाउट हो वो मुझसे पूछें। ये हमारा जो है यूनिट 2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आखिरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, इससे ज़्यादा का इसमें से नहीं बनेगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट यूनिट है थ्री यूनिट, जो कि 6 मार्क्स की है, तो वो भी हम देख लेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट वाली। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो 2 यूनिट पूरी कंप्लीट अच्छे से पढ़े, कम समय में पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ठीक है, और अच्छे नंबर से पास हो। तो ठीक है, हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।